ये वो ज़माना था जब आईटी अभी जो थी बिल्कुल अभी शुरू थी, इतनी एडवांस नहीं थी। जब हमने उसके घर रेड की तो वो उसके घर में उस एक शादी का समा था, लाइटें लगी हुई थी और तेल मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। तो उसने जनाब वो जेब तराशी की वजह से जब सुना तो उसकी वो वहाँ ज़ारों कतार रोने लग पड़ा। मैंने सिर्फ अपनी वालदा को कुछ बताना है, बता के तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो अगर आपने ये इस मौके के ऊपर ये डिस्क्लोज़ कर दिया कि मैं एक जेब तराश हूँ तो ये मेरी बहन की शादी है। आप बिलीव करें कि जब वो बंदा मेरे पास बैठा था वो आंसुओं से रो रहा था, ज़ारों कतार। वो कह रहा था कि जी मेरी ये जमा पूंजी थी जो मैंने अपनी बच्ची के जेवर के लिए इकट्ठे किए थे। इस वाक़े को गुजरने के 2-3 महीने बाद एक बंदा मेरे ऑफिस में एंटर हुआ कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 1993 में एज़ ASI किया और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मैं सिलेक्ट हुआ। तो मेरा ये पुलिस का सफ़र सर्विस का चलता रहा। फिर 1998 में मैंने दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम दिया और एज ए इंस्पेक्टर डायरेक्ट इंडक्शन मेरी हुई। आज मैं आपके साथ एक जेब तराश गैंग का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरी लाइफ का एक मेमोरेबल इवेंट है। और इसमें बीइंग ए प्रोफेशनल पुलिस अफसर मैंने बड़ी मेहनत की और मेरे लिए ये टेस्ट केस था जब मैं SHO सिविल लाइन था। ये 1999 की बात है। तो 1999 नवंबर की ये बात है जब मैं SHO सिविल लाइन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तो मेरे पास एक कोई 50-55 साल का एक साहिल आया और उसने मुझे बताया कि सर मेरे साथ जो है ना वो बैंक में मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ तो वहाँ मेरी जेब तराशी हो गई है और मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। ये मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे निकलवाना चाह रहा था, कोई 30,000 के करीब। वो जैसे निकलवाए हैं और तो मेरी जेब से किसी ने वो पैसे निकाल दिए। आप बिलीव करें कि जब वो बंदा मेरे पास बैठा था वो आंसुओं से रो रहा था, ज़ारों कतार। वो कह रहा था कि जी मेरी ये जमा पूंजी थी जो मैंने अपनी बच्ची के जेवर के लिए इकट्ठे किए थे। तो मैंने उसको हौसला दिया और मैंने इस बात का यकीन दिलाया कि साहिल को कि अगर ये आपके पैसे हक हलाल के हैं तो इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको इसको पैसे से महरूम नहीं कर सकती। मैंने उस साहिल से फिर बैंक का पूछा, फिर मैं मौके पे गया, बैंक का सारा सीन विज़िट किया। वहाँ जो हमें उस जेब तराशी के हवाले से उसको डिटेक्ट करने के हवाले से जो लीड मिली वो वहाँ बैंक के कैमरे थे। मैंने मैनेजर से बात की और बैंक के कैमरों की हमने वीडियो फुटेज ली। ये वो ज़माना था जब आईटी अभी जो थी बिल्कुल अभी शुरू थी, इतनी एडवांस नहीं थी और ये स्मार्टफोन और ये स्मार्ट कैमरे नहीं होते थे। तो वीडियो फुटेज हमने ली, उसको सीडी के ऊपर लिया, हमने राइट करवाया और उस सीडी को लेके मैं फिर हाल रोड चला गया और हाल रोड पे वहाँ जो वीडियो फ़िल्म शादी की जो वीडियो फ़िल्म की एडिटिंग और मिक्सिंग करने वाली जो शॉप्स थी वहाँ जाके मैंने इसको सारा वहाँ पे उसको एडिट करवा के उसको स्टिल करवा के वो बंदा जो जेब तराशी करता हुआ नज़र आ रहा था वीडियो में वो कैच हो गया। तो उसकी तस्वीर को हमने इन्हांस किया, इन्हांस करके और उसके हमने हार्ड कॉपी पे प्रिंट ले लिए। उस तस्वीरों को लेके मैंने अगले दिन जो है वो तकरीबन 30 से 35 बैंकों में मैंने उसकी फ़ोटो कापियाँ तमाम मैनेजर से ख़ुद मिल के जो है वो उनको कॉपियाँ तकसीम की और उनको मैंने हिदायत की कि ये आपने ये अपने तमाम स्टाफ के अमले को दिखा दें। और ये बंदा चूँकि अभी महीने के शुरू के दिन है, ये 3-4 तारीख़ है, ये 10-12 तारीख़ तक ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये जैसे ये बंदा आपके बैंक में सेकंड अटैम्प्ट के लिए आए या दूसरी जेब तराशी के लिए आए तो आपने इस बंदे को एंगेज करके तो मुझे कॉल कर देनी। मुझे शायद 3 से 4 दिन गुजरे होंगे तो मुझे ये वापडा हाउस के UBL बैंक के जो मैनेजर थे उनकी कॉल आई कि सर आपने जो हमें तस्वीर दी थी उस तस्वीर की सेम शक्ल वाला बंदा जो हमारे पास ये वेटिंग एरिया में बैठा हुआ। तो मैंने उनको कहा कि आप उसको एंगेज करें, उसको चाय पिलाएं, उससे पूछे उसने क्या करना है। उस बैंक मैनेजर ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसको एंगेज किया, उसके लिए चाय बुलाई। इतनी देर में मैं थाने से अपनी सरकारी गाड़ी लेके तो मैं बैंक पहुंचा और वैसे ही मैं बैंक में पहुंचा तो जैसे मैं मैनेजर के कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने वो चूँकि मैंने उस फिल्म के ऊपर बड़ा काम किया था, उसकी पिक्चर्स निकाली थी, तो पहली दफ़ा उसे देखने से मुझे 100% श्योर होगा कि ये वही बंदा है। फिर मैंने उसको तरीके से वहाँ से निकाला, उसको लेके, और उसने पूछा जी मेरा कसूर क्या। तो मैंने उसको सर दस्त नहीं बताया। मैंने उसे कहा जी आपकी शक्ल का मिलता जुलता बंदा है जिसने जेब तराशी किया, तो हमने आपको वेरिफिकेशन के लिए थाने लेके जाना। तो बड़े तरीके से हमने उसको गाड़ी में डाल के बिठा के आराम से हम थाने ले आए। अब ये इस क्राइम की जो जेब तराश गैंग की डिटेक्शन का ये पहला स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद आगे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसको मैं अपने कमरे में ले गया, SHO के कमरे में थाने में बिठाया, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई। फिर उसको मैंने वो सारी स्टोरी बताई जो कि मैंने ख़ुद वीडियो देखी हुई थी और मुझे 100% श्योर था कि मैं इसको जो है ना
इस चीज़ पे मजबूर कर दूंगा कि ये खुद एतराफ़ कर ले कि जी उस जेब तराशी को मैंने की है। अब उस जेब तराशी की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ इस हवाले से, उसको सामने बिठा के कि ये जेब तराशी हुई इस तरह थी कि वो बंदा जो साहिल था जिसकी जेब तराशी हुई थी वो बैंक में एंटर हुआ और वो क्यू में लग गया। क्यू में लग के जब उसने बैंक से वो पैसे निकाल के अपनी जेब में डाले तो ये बंदा भी उसके पीछे खड़ा हुआ था, ये भी क्यू में लगा हुआ था। तो इसके हाथ में अखबार था, इसके साथ एक बैकअप के लिए एक बंदा पीछे बैंक में दाखिल हुआ 2 मिनट बाद। और ये जेब तराशी का जो एक तरीक़ाकार है जिसको हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, तरीक़ा वारदात कहते हैं, वो मोडस ऑपरेंडी जो थी वो ये होती थी कि एक बंदा जो है वो जेब तराशी करता था, दूसरा उसको बैकअप करता था, ताकि अगर मौके पे जो बंदा जेब तराशी कर रहा है अगर वो पकड़ा भी जाए तो उससे वो चीज़ बरामद ना और वो मौके पे इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए। तो ये जब बंदा जो हमने पकड़ा था इसके सामने बिठा के मैंने उसे बताया कि जब आप वीडियो में बाहर बैंक में अंदर एंटर हुए हैं तो आपने उस बंदे के साथ खड़े हो गए हैं, लाइन में उसने पैसे निकाल के जेब में डाले हैं और फिर उस बंदे ने जिसने जेब तराशी की है उसने अखबार निकाल के उसकी जेब में से वो पैसे 2 उंगलियों से उसने वो पैसे निकाल के, और वो जो इसके बैकअप पे बंदा आया था वो पीछे सोफ़े पे बैठा था, उसके साथ जाके सोफ़े पे बैठ गया। और वीडियो जो कैमरा था जो उसने ये आई कैच किया कि वो साफ उसके फ्रेम में आ रहा था कि वो उसने वो पैसे निकाल के उसके हैंड ओवर किए। तो जिसके हैंड ओवर किए वो बंदा वहाँ बैठा रहा और जिसने जेब तराशी की वो निकल गया बाहर और उसके एग्जैक्ट 2 मिनट बाद वो दूसरा बंदा भी निकल गया। इस तरह ये जेब तराशी की जो एक पूरी वारदात थी वो कंप्लीट हो गई। तो ये जब मैंने बातें उसको सामने बिठा के ये सारी स्टोरी उसको बताई तो आप यकीन करें कि वो जो है उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। तो उसके बाद कोई चारा नहीं था इतराफ़ जुर्म करने का और उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि सर मुझसे गलती हो गई। उससे पूछा कि इस जो जेब तराशी का गैंग है इस गैंग में कितने बंदे और मुलव्वस हैं। तो उसने बताया जी मेरे पास को 3 से 4 बंदे मुलव्वस हैं, 10.5 लाहौर में 2 बंदे हैं, बाकी सारे दीगर अजला के हैं। मैंने इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करनी शुरू कर दी। ये बंदा हमने हवालात में बंद कर दिया। इसने जो अगला बंदा निशानदेही की है वो लाल पुल हरबंसपुरे की साइड पर रहता था। हम उसकी तरफ बढ़े और हम अगले दिन शाम को हमने वहाँ पे जाके रेड की। ये इस जो जेब तराशी गैंग का अगला बड़ा मज़ेदार वाक़या जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब हमने उसके घर रेड की तो वो उसके घर में उस एक शादी का समा था, लाइटें लगी हुई थी और तेल मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। चूँकि मैं सिविल कपड़ों में था, एक कांस्टेबल सिविल कपड़ों में था, तो मैंने गाड़ी पीछे खड़ी की। जो मेरी रेडिंग टीम थी उसको एक ASI सुपरवाइज़ कर रहा था, मैं ओवरऑल सुपरविजन कर रहा था। मैं उसके घर में गया, दरवाज़ा नॉक किया, फिर उस बंदे का नाम पते से उसको पूछा। जब वो बंदा बाहर आया तो मैंने फिर उसको अपना तारुफ़ करवाया कि जी मैं SHO सिविल आई और आपको पकड़ने आपकी निशानदेही हो चुकी हुई है और आप फलां बंदे के साथ मिलकर जेब तराशी करते हैं। तो उसने जनाब वो जेब तराशी की वजह से जब सुना तो उसकी वो वहाँ हज़ारों कतार रोने लग पड़ा और मुझे कहता कि जी आप मेरे पर एक एहसान कर दें, मैं आपके साथ जलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए बावर्दी पुलिस जो है वो मेरे साथ ना लाइएगा अंदर। मैंने सिर्फ अपनी वालदा को कुछ बताना है, बता के तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो अगर आपने ये इस मौके के ऊपर ये डिस्क्लोज़ कर दिया कि मैं एक जेब तराश हूँ तो ये मेरी बहन की शादी है तो ये सारी ख़राब हो जाएगी। हमारे घर में भी बहनें हैं, माएँ हैं। तो एक लीनियड वो मैंने वहाँ पे लिया और मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन यह है कि मैंने अब सिविल कपड़ों में एक कांस्टेबल उसके साथ किया और उसने अपनी वालदा के कान में ये जो भी बात करनी थी वो करके उसको मैं फिर बाहर पिछली 2 गलियाँ छोड़ के जो गाड़ी खड़ी की थी उसके घर में हमने भिनक नहीं लगने दी कि ये बंदा जेब तराश है। हमने उस साहिल को बुलाया, साहिल को बुला के उसकी रकम दी उसको जो 30,000 रुपया थी सुपुर्दारी पर। आप यकीन करें कि उसकी आंखों में जो तशक्कुर था, जो शुक्रिया था, जो उसके आंखों में एक तसल्ली और एक मैं बता नहीं सकता कि वो उसका वो किस तरह मुतमईन था। और मैंने उसको वो अल्फाज याद करवाए कि मैंने कहा था कि अगर आपके ये हाकिम लाल के पैसे हैं तो ये आपके ज़रूर मिलेंगे। तो उस ज़माने में आपको पता है कि ये जो सोना था वो 3-4 हज़ार रुपये तोला सोना था। तो उसने अपनी बेटी के लिए जेवर ख़रीदना था, 5-6 तोले जेवर ख़रीदना था। अब इस लाइफ के इस पूरे जेब तराशी की गैंग के हवाले से जो एक मज़ेदार चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे इस पूरी एफ़र्ट को मेरे सीनियर ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया और मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। इस वाक़े को गुजरने के 2-3 महीने बाद एक बंदा मेरे ऑफिस में एंटर हुआ कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि हम डेली हज़ारों लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग्स पकड़ते हैं। तो मैंने उससे कहा कि जी मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो फिर उसने मुझे याद कराया कि सर मैं वही बंदा हूँ जिसकी बहन की शादी पे आपने मुझे अरेस्ट किया था।
तो आपने अरेस्ट करने के बाद मुझे जेल भिजवा दिया था। मैं कोई 15-20 दिन बाद मैं जेब तराशी, चूँकि एक काबिल ज़मानत ऑफेंस है, 15 दिन 20 दिन बाद वो आ गया बाहर। कहता मैं 15-20 दिन बाद वापस आ गया। और मैंने दिल से तहैया किया था कि जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ा और उसने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरी लाज रखी, तो मैं कितनी गरीब लोगों के घरों की जो उनके मामलात होते हैं, उनके पैसे जब जेब से निकालता हूँ, वो कितने मजबूर होंगे जब अपने घरों को अपने पैसे लेके जा रहे होंगे और हम उनको उनसे महरूम कर देते। तो वो जो आपने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरे घर में मुझे पता नहीं लगना चाहिए। आज मेरी बहन जो है वो 3-4 महीने में अपने घर में खुश है। तो मैंने उस दिन ही तय कर लिया था कि अगर सर ने मेरी इज़्ज़त रखी है, लाज रखी है, तो मैं आज के बाद कभी किसी भी शहरी के साथ ये जेब तराशी का वाक़या नहीं करूँगा। तो मैंने उसी दिन तौबा कर ली थी। मैं वापस आया और मैंने फिर दर्जियों का काम सीखा, और दर्जियों का काम सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक टेलर शॉप जो है ना वो मैं ले गई, किराए पे ले लिया, और वहाँ पे अब रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ और रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने घर का पेट पाल रहा हूँ। तो इस सारे वाक़े से मुझे आपके कंडक्ट और बिहेवियर से, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपके साथ एक अपना एक वाक़या शेयर कर रहा हूँ। ये जो रिहैबिलिटेशन है क्रिमिनल्स की, ये होना बड़ी ज़रूरी है। हम जब तक जुर्म करने वाले लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, उसको कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में स्टिग्मा लग जाता है। जब कोई बंदा चोरी करता है, वारदात करता है, तो सोसाइटी वाले भी उसे कबूल नहीं करते, पुलिस वाले भी उसे कबूल नहीं करते, एज ए टारगेट ऑफेंडर के तौर पर उसको बार बार पकड़ते हैं। ये एक पुश फैक्टर होते हैं उसको दोबारा जराइम की दुनिया में धकेलने के लिए। अब मेरा एक छोटा सा कंडक्ट था जो मैंने खुदा खौफी की वजह से एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के तौर पर इसकी इज़्ज़त भी सेफ रखी उसके घर में जब मैंने उसे पकड़ा था। तो ये बात उसके दिल में बैठ गई और उसको एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, मैंने अब जेब तराशी नहीं करनी, ठीक है, और मैं अब रिज़्क़ हलाल कमाऊँगा। तो मैं इस कैनवस के थ्रू, इस फ्रेम के थ्रू अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग जराइम पेशा लोग होते हैं, इनकी इस्लाह कीजिए। हमारा काम भी है, हमने भी इनकी इस्लाह करनी है, इनकी तरबियत करनी है, इनकी रिहैबिलिटेशन करनी है।